हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 16, 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द न्यूज़, टुडे इज़ द 50th एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस। ये विजय दिवस क्या है? दिस इज़ द डे व्हेन इंडिया हैड अ मिलिट्री विक्ट्री ओवर पाकिस्तान एंड it was the day when Bangladesh was liberated from Pakistan. Earlier it was two Pakistan, West Pakistan and East Pakistan, but after 1971 the East Pakistan became a new nation which is called as Bangladesh. जो इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम December 3rd, इट एंडेड टुडे, दैट इज December 16th, आफ्टर द you can say after General Niazi ही सरेंडर टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड मुक्ति बाहिनी। तो ये हम आज एडिटोरियल में भी थोड़ा डिटेल में करेंगे, आर्काइव में भी इसके बारे में आज इंफॉर्मेशन आया है, सो वी विल डू दैट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। So the first important news which has come is related to the semiconductors. So friends, हम जैसा कि जानते हैं, हमने जब इन्फ्लेशन के डेटा पढ़े थे और जब हम इकोनॉमी के पेजेस फॉलो कर रहे थे तो हमने काफ़ी न्यूज़ पढ़ा हुआ था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, स्पेशली बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ₹76,000 करोड़ स्कीम टू बूस्ट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये कि प्रोग्राम का आउटले क्या है, दैट इज ₹76,000 करोड़, एंड किस सेक्टर के लिए है, दैट इज टू बूस्ट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। नाउ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए अभी तक टोटल ₹2.3 लाख करोड़ का इंसेंटिव स्कीम अनाउंस कर दिया है। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ दिस ₹76,000 करोड़ पुश फॉर सेमीकंडक्टर मेकर्स? इट इज कि इंडिया में टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की, जैसा कि अगर हम देखेंगे सो इन द वर्ल्ड इट इज़ द यूएस विच कंट्रीब्यूट्स टू 47% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल्स, देन जापान एंड साउथ कोरिया। बट रिसेंटली इफ यू विल जस्ट सी, यू कैन जस्ट सी द ग्राफ ओवर हियर दैट जापान जो है वो धीरे धीरे नीचे आ गया है 10%, नाउ साउथ कोरिया इज एट 20%, यूएस इज स्टिल एट द टॉप दैट इज 47%, एंड अगर चाइना का आप देखेंगे तो चाइना का काफ़ी डिप कर गया है, लेस देन जापान एंड साउथ कोरिया। नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स फॉर विच दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड? सो द प्रोग्राम इट एम्स टू क्रिएट अ न्यू एरा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग by providing a globally competitive incentive package to the companies in semiconductors and display manufacturing। देखिए, इंडिया में स्टील की कमी तो है नहीं कि जिसकी वजह से कार नहीं बन रहा है, कार मेनली चिप्स की वजह से नहीं बन रहा है। चिप्स कहाँ से मिल ओके, चिप्स के लिए हमें सेमीकंडक्टर्स चाहिए, ठीक है, बट इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए रिलाई करता है फॉरेन कंट्रीज़ पे। अब क्या हुआ कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम उनके कॉस्ट भी बढ़ गए एंड देयर वाज अ सप्लाई चेन डिसरप्शन, तो इसमें हम लोगों को सोवरेंटी नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ऑल्सो अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन इंडिया, so that's why the government has announced this scheme. Then how this scheme will work? It will provide fiscal support up to 50% of the project cost for setting up the semiconductor and display fabrication units. Now द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में काम करेंगे टू सेटअप दी हाई टेक क्लस्टर्स विद द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज लैंड एंड सेमीकंडक्टर ग्रेड वाटर। यहाँ पे एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये तो प्रोग्राम्स के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं। यहाँ पे जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई है वो ये है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नाउ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? Now see, India Semiconductor Mission जो है it will be led by global experts in semiconductor and display industry. Then next important point, India Semiconductor Mission it will be acting as a nodal agency for efficient and smooth implementation of the schemes related to semiconductors and display ecosystem. Okay, now why we need a ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले सिस्टम? तो यहाँ पे देखिए
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के इंफॉर्मेशन सिस्टम पे पहले से ही साइबर अटैक्स हो चुके हैं, तो ये जो प्रोग्राम है इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प फॉर सिक्योरिंग द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द country as well as sovereignty, digital sovereignty of India by building the domestic capacity of chip building in India. The next important point is सबसे important that it is going to create highly skilled employment opportunities and it will harness the demographic dividend of the country. Now what is this demographic dividend of the country? When the proportion of youth is very high as or the proportion of working age population is very high as compared to dependent population, we call it as a demographic dividend. The next is यहाँ पे if you will just start focusing over here, there is one program that is called as the chip to startup program. It aims to develop 85,000 well trained engineers for this industry. उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटाज हैं जो हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करना पड़ेगा. दैट इज दैट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री it has increased to $75 billion over the past 7 years and it is expected to reach $300 billion in the next 6 years. The next is कि semiconductor designers इनको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू स्टार्ट द स्टार्टअप, उसमें से जो 50% इनका एक्सपेंस होगा related to design linked incentive scheme that will be given by government under the design linked incentive scheme. Okay, the next is the scheme. It is going to attract investment of rupees 1.67 lakh crore and production of rupees 9.5 lakh crore. यहाँ पे दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद करना है. that who is the incumbent electronics and IT minister, then the name is Ashwini Vaishnav. Now who is the information and broadcasting minister, then Anurag Thakur. Now the next lone survivor of Indian Air Force chopper crash passes away. So Group Captain Varun Singh, who was suffering from severe burns, who had sustained the severe burns and who was very critical, he died in Bangalore. So he was also the part of Mi-17 V5 helicopter crash at Kunnur in Tamil Nadu, in which India's first CDS Chief Defence Staff General Bipin Rawat, he also died along with other officers. And Group Captain Varun Singh, he was the resident of Bhopal. He graduated from NDA in 2003 and he was commissioned as a flight fighter pilot in 2004 and he flew Jaguars and Tejas. Now he was also the directing staff at the Defence Service Staff College, Wellington. The next is Electoral Reforms Bill. तो जैसे कि अब यूनियन कैबिनेट ने एक बिल क्लियर किया है, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल्स. तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं हम वो देख लेते हैं. So one of the important highlights is that the electoral roll will be linked with Aadhaar on the voluntary basis. How it will be beneficial? It will helping rooting out मल्टीपल एनरोलमेंट. जैसे कि बहुत लोग एक ही आदमी बहुत जगह जाके इलेक्टोरल कार्ड्स बना लेते हैं. सो सच घोस्ट इलेक्टोरल कार्ड होल्डर्स विल बी weeded out. The next is it will be gender neutral for service voters. Gender neutral for service voters का मतलब कि आर्मी में एक रूल है कि अगर आदमी पर्सनल इज मेल तो उनकी जो वाइफ होंगी शी इज़ एंटाइटल टू एनरोल एज अ सर्विस वोटर. बट अगर वुमेन आर्मी ऑफिसर हैं तो उनके हस्बैंड को ये प्रोविज़न नहीं मिलता है. सो इट इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल. सो दिस बिल विल मेक इट जेंडर न्यूट्रल. नाउ द नेक्स्ट इज about the increasing the enrollment. So the next important provision is allowing the youth to enroll as voters on 4 different dates every year. अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है कि those who are turning January 18 years on or before January 1 they are only allowed to register as voters. The next is Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, which has been extended for 5 years. So it is a full form of PMKSY is Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. यहाँ पे जो ये स्कीम है ये बहुत ज़्यादा वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करता है. दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन. सो इट इज़ अ स्कीम फॉर इरिगेशन, वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर एंड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट 5 years. सो सी हियर द फुल फॉर्म इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इट बिगेन इन 2015 एंड इट कम्स अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री. नाउ ओवर हियर मैक्सिमम जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम याद नहीं होता, पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. It is Gajendra Singh Shekhawat.
द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट टू ओपन रिनोवेटेड हिंदू श्राइन इन बांग्लादेश। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। सो इट ऑल इसका जो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री है, लेट मी गिव हियर नाउ। 1970 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अनाउंस्ड इन पाकिस्तान। एट दैट टाइम पाकिस्तान मीन्स वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान बोथ। वहाँ के जो डिक्टेटर थे उस वक्त याह्या खान थे। जब इलेक्शन हुआ तो अवामी लीग को 300 में से 160 प्लस सीट्स मिले। ठीक है। नाउ अवामी लीग इट वाज द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी इन ईस्ट पाकिस्तान विच वाज बंगाली स्पीकिंग पाकिस्तान। नाउ दिस result was almost not acceptable to West Pakistan. Okay, so Awami League it called for more reforms in Pakistan's law, giving more autonomy to East Pakistan. It was opposed by Pakistan, and Pakistan Army launched Operation Searchlight in East Pakistan. This Operation Searchlight led to killings of political people, minorities, etc. It was very great humanitarian crisis, and because of this, the migrants started coming into India, especially in West Bengal, Tripura, and Assam. Now, then India launched a military action against Bangladesh, means against Pakistan in Bangladesh in 1971. That is 3rd December 1971, and by 16 December 1971. The surrender of Pakistan Army was complete. Now during the Operation Searchlight there was one very famous temple that is called as Ramna Kali Bari temple, which was a famous landmark of Dhaka. It was destroyed by the Pakistani forces. Now it has been renovated, and now it will be inaugurated by Pakistan, who is on a visit to Bangladesh. The next is Durga Puja gets intangible cultural heritage. Now व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? तो जैसे कि एक होता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसको आप देख सकते हो आंख से, फिजिकली आप छू सकते हो। एक होता है इंटेंजिबल, जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि देयर आर सर्टन प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टन प्रैक्टिसेस, रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज, स्किल्स, इसको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनेस्को ने UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity, it now also includes Durga Puja in Kolkata. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A-Let में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट इज देयर आर 2 प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन आर्मी ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री रिलेटेड टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAV। एक है मेल, दूसरा है हेल। ठीक है, इसको ऐसे करके याद रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो इंडिया सिग्निफिकेंटली इम्पोर्ट्स ड्रोन फ्रॉम इजराइल। सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी, सो नाउ इंडिया वांट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन ड्रोन्स। तो यहाँ पे इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ऑफ DRDO। अब इसने एक माइलस्टोन क्रॉस किया है। वो माइलस्टोन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। That it has reached an altitude of 25,000 feet and endurance of 10 hours. Okay, now there is a aim. The next goal is कि 2 महीने के अंदर they are going to demonstrate the capability of reaching an altitude of 30,000 feet for 18 hours. Okay, so now next will be the program for more capable high altitude long range UAV, which is also in the वर्क। इसके पहले रुस्तोम 2 करके है UAV, उसका जो लॉन्च था वो थोड़ा सा उसका जो सक्सेसफुली लॉन्च था उसका 8 घंटे का सस्टेनेंस पीरियड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 16,000 फीट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 2 प्रोग्राम्स मेल एंड हेल? दैट फर्स्ट their technology will be comparative to the best technology available in the world and they will be cheaper than the imported ones. Now this Rustom 2 it has been designed by Aeronautics Development Establishment। तो डिज़ाइन ADE ने किया है। मैन्युफैक्चर देखो कौन कर रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स आर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ UAV? टू कैरी आउट सर्वेलेंस एंड reconnaissance role and capable of carrying different combinations of advanced payload and capable of auto
लैंडिंग। अब आप जानते हैं कि इसको डिप्लॉय कहाँ पे किया जाएगा, सीधी सी बात है, इसको डिप्लॉय किया जाएगा हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर पे, मीन्स इट विल बी डिप्लॉयड स्पेशली इन द ईस्टर्न लद्दाख, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज दे रिलाई हैवीली ऑन इजरायली ड्रोन सच एज सर्चर एंड हेरॉन। उसके बाद एक फायर फाइटिंग सूट है। सो द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ हैंडेड ओवर टू द होम मिनिस्ट्री अ स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग सूट विच वॉज डेवलप्ड बाई DRDO सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी दिल्ली। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये 2.8 kg का है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आउटर लेयर है जो ड्यूरेबल है and it protects against the heat, flames, water, chemicals and against cuts and abrasion. The next is the issue in the Supreme Court related to socio-economic caste census, ठीक है, जो 2011 में कैरी आउट किया गया था। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि दिस एक्ट वाज कैरीड आउट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री बट नॉट अंडर द सेंसस एक्ट 1948, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये एक एक्ट के अंडर कैरी नहीं किया गया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि मैनी ऑफ द डेटा इन SCCC इज एरोनियस, इनकरेक्ट। सो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला था दैट वेयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैड रिजर्व 20% सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। अब ये रिजर्वेशन देने के लिए उनको डेटा चाहिए कि कौन कौन से कास्ट को ये रिजर्वेशन बेनिफिट मिलना चाहिए। सो इट वांटेड द रॉ डेटा ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस व्हिच वाज कंडक्टेड इन 2011. इट वाज डिनाइड बिकॉज द डेटा इन इट वाज erroneous. So appeal was filed in the Supreme Court, where Supreme Court ultimately rejected the plea of Maharashtra government for census raw data. Now in this article, two historical events related to India or India's operation in foreign country or neighboring country has been discussed. एक तो बांग्लादेश का है जो मैंने डिस्कस किया आपको, ऑपरेशन सर्चलाइट, ठीक है ना। दूसरा है IPKF. व्हाट इज दिस IPKF? द फुल फॉर्म इज इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये कहाँ पे डिप्लॉय हुए थे, ये श्रीलंका में डिप्लॉय हुए थे। ओके फाइन। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये दिखाया गया है कि व्हेन इंडियन मिलिट्री वेंट इनटू पाकिस्तान, सो ऑलरेडी अ डे वाज डिसाइडेड दैट दे विल एग्जिट बांग्लादेश बाय March 31, 1972. ओके, बट अगर हम IPKF का ऑक्यूपेशन अगर हम IPKF का प्रेजेंस देखें श्रीलंका में, सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर चंद्रशेखर दास गुप्ता, देयर वाज नो एंड डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ ट्रूप फ्रॉम श्रीलंका। द नेक्स्ट इज Putin-Xi cement partnership in face of Western pressure. Russia leased out demands of security to United States. Now these two news I am going to discuss together. क्यों together करूँगा? Because they are interrelated और हमने ये एडिटोरियल्स में पहले भी हमने कर रखा है कि अगर जब हमने कहा था कि अगर US और रशिया में स्टैंड ऑफ अगर बहुत ज़्यादा होता है, then it is the likelihood that Russia and China will get closer. Now this news is related to that after the meeting between US president and Russia, now see Russia is talking with China, and there was a meeting held between Putin and Xi Jinping, and see the statements that China and Russia should increase their joint efforts to more effectively safeguard the security interest of both the parties. Then the call highlights the ways in which Russia and China are drawing on each other for mutual support at a time when there is high tension running on between the West and the Russia. The next is China is also under pressure over human rights and Russia is accused of threatening behavior towards Ukraine. हमने पहले एक न्यूज़ किया था कि Russia has amassed around 1,75,000 troops on the Ukrainian border and there is a danger that Russia might invade Ukraine. उसके बाद रशिया ने अब क्या किया है कि रशिया ने अपने कुछ डिमांड्स भेजे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, और ये डिमांड्स क्या है, दैट देयर शुड बी अ लीगल सिक्योरिटी गारंटी ओवर नाटोज एक्सपेंशन इन द ईस्ट। इसका मतलब हुआ कि नाटो को ये बोलना पड़ेगा कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपांड मोर इन द पेरिफेरी ऑफ रशिया।
The next is the WHO says jabs may be less effective against Omicron. So Omicron, which is the fifth variant of concern declared by the World Health Organization, it was first reported from South Africa to WHO on November 24th, 2021. या हमने एक डेट रिपोर्ट पढ़ा था कल भी, जहाँ पे ओमिक्रॉन के बारे में था कि इट हैज़ 32 म्यूटेशन ऑन इट्स स्पाइक प्रोटीन and total it has 50 mutations. It spreads very fast, and then there can be cases of breakthrough infections and reinfections. Most of the vaccines are not as much effective against Omicron. Second important thing was that there was a talk about hybrid infection, that people who have hybrid immunity. Hybrid immunity का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने नेचुरली भी डेवलप किया है इम्यूनिटी और वैक्सीन रिलेटेड इम्यूनिटी भी उनके पास है. दिस इज द ओनली थिंग विच इज फाइटिंग गुड अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट. द सेकेंड डेटा विच वी रेड वॉज अबाउट that the cases of hospitalization and requirement of oxygen is less as compared to disease related to Delta variant. The next is that US test laser weapon in West Asia. तो यहाँ पे जो बात हो रही है, पहले एक इशू समझिए कि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड लेन है. दैट ट्रेड लेन इज रेड सी विच कनेक्ट्स विद मेडिटेरेनियन सी, देन बाबले मंडप, एंड देन यू हैव गल्फ ऑफ एडन. ये एक सी रूट है, इम्पॉर्टेंट सी रूट है, इसको चोक पॉइंट कहते हैं. ये रेड सी आगे जाके सुएज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी को ज्वाइन करता है. गल्फ सी इट ओपन्स अप इनटू दी Arabian Sea. Now this is a very important trade line connecting west with the east and connecting the oil suppliers with the eastern countries in Asia. Now यहाँ पे क्या है कि Gulf of Aden has been threatened by the Houthi rebels. These Houthi rebels in Yemen, they have deployed drone boats into these waters, that is waters of Gulf of Aden, threatening the trade route. अब US ने रिस्पॉन्स में क्या किया है, US का एक शिप है USS Portland, it test fires its laser weapon system demonstrator at the target in Gulf of Aden. Okay. The next is from economy. So in economy we can see that rupee slumps to 20-month low against dollar on FII outflows. So what is the full form of FII? Foreign institutional investors. So अब यहाँ पे Federal Reserve, that is the Central Bank of USA, what it is following the tapering, narrowing the policy, increasing the rate, tapering policy. So interest rate in US is expected to rise. So if the interest rate there is expected to rise, so what is happening? The foreign portfolio investors, they are moving out their money from India to developed country like United States. Second, इंडिया का अगर हम डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखें, सो एट करेंटली वी आर रनिंग एट वेरी हाई ट्रेड डेफिसिट एंड आवर होलसेल प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी हाई. वेन एवर we are running with very high wholesale price index, so in future the earnings decreased. So this is one of the discouraging factor for the foreign institutional investors to keep their money in India, and hence because of these two factors, that a tapering policy and second the macroeconomic fundamentals of India, this has led to outflow of funds from India to the US. The next is India's cabinet has approved a $13 billion incentive plan to promote domestic RuPay debit card and low value digital transaction that can challenge Visa and Mastercard. आपको याद होगा कि हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ पे Visa और Mastercard ने कंप्लेन किया था, वर्बली कंप्लेन किया था यूएस को कि दैट RuPay डेबिट कार्ड से उनके बिजनेस को हर्ट हुआ है. ओके, बट गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड टू प्रमोट दिस. ओके, सो ये प्लान क्या है, दैट गवर्नमेंट विल पे बैंक्स अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस डन थ्रू RuPay डेबिट कार्ड एंड ऑन लो वैल्यू डायरेक्ट इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अप्रैल 2021. Now let's come to the editorials. A false conflation between duties and rights. तो यहाँ पे देखिए जो बात हो रही है about the rights and duties.
अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो पहले हमको ये इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कभी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया। देयर वाज पार्ट 3 विच रिलेटेड विद फंडामेंटल राइट्स, then there was part 4 which related to DPSP, but there was no fundamental duties. Okay, so let's read some paragraph to understand that what is happening. Now see, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेस ऑन इंडिविजुअल डिग्निटी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चीफ पर्पस था दैट वाज टू गारंटी बेसिक ह्यूमन राइट्स टू इट्स सिटीजन्स लाइक इक्वलिटी, ऑटोनॉमी, लिबर्टी among others. Okay, तो यहाँ पे they were not talking about that performance of certain duties is important to claim certain rights, जो आजकल debate में चल रहा है, especially when there was a debate, when there was a talk related to the Constitution Day on November 26th, and our current law minister, he had said that for example, if you will just see that if we create a balance between फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, सो देयर इज अ टॉक ऑफ क्रिएटिंग दिस बैलेंस। पर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर हम आइडिया देखेंगे, सो ओवर हियर द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन एवरी पर्सन्स एथिकल इंडिपेंडेंस डिड नॉट मीन दैट राइट्स वर सीन एज एब्सोल्यूट वारंट्स। मतलब कि उस फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ चीज़ें ऐसे मैंशन हैं, इट इज़ लाइक दैट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट वारंट्स, देयर आर सर्टन लिमिटेशंस टू इट। बट यहाँ पे कभी भी इस लिमिटेशन का मतलब ये नहीं था कि दैट सिटीजन्स हैव टू परफॉर्म सर्टन ड्यूटीज एज अ कंडीशन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। ओके, नाउ apart from that there are many duties which have been imposed upon the citizens by the parliament, like paying taxes, taking care of elderly and children, paying tolls and levies, duties against causing harm to others, right to care for the environment, etc. Now if we will see that if we just talk about making the certain duties as obligation for performing of our, for exercising our rights, it means undermining the constitution. उसके बाद अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, so the fundamental duties it was is in article 51A. it was introduced to the 42nd constitutional amendment, and it was a Swaran Singh committee which was set up during the emergency, which recommended the insertion of the article 51A of the fundamental duties. तो हमारे fundamental duties कितने हैं? Please write me in the comment box whether it is 10 or whether it is 11. Okay, now जो उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे HR गोखले, उन्होंने कहा है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज विल हैव सोबरिंग इफेक्ट ऑन एंटी नेशनल एंड सबवर्सिव सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. Now some of the fundamental duties in article 51A is mentioned over here. Now please write me in the comment box that which is the latest constitutional amendment which has added a new fundamental which has added a new fundamental duties in article 51A. Now the author goes on saying that we should not ask the questions that for performance of certain duties is essential for enjoying certain rights, but the questions which should be asked from the state is that is the state is also working towards creating an equal society where each person finds herself in a position to express. Then does the right to life include within it a positive obligation on the state to provide shelter, livelihood and health care? When we speak about the importance of these obligations, it is that question that must animate our discussions. मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं ये ड्यूटीज सिटीजन से एक्सपेक्ट करने की बात नहीं कही गई है, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में. ओके, दैट इफ द सिटीजन इज एक्सरसाइजिंग द राइट इट मीन्स इट प्लेसेस सर्टन कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्टेट्स. So it is the obligation of the state to respect the rights of the citizens. For example, when citizens are promised a right against discrimination, the government is obliged to ensure that it treats everybody with equal care and concern. Similarly, the grantee of a right to freedom of speech enjoins the state to refrain from interfering with that liberty. So this is the article about the current debate which is going on, that duties are like a precondition for exercising the right, but this article negates that based on the Constituent Assembly debates
The next article is about the Pakistan-Bangladesh relation. So as I already told you that Operation Searchlight was held. So after that, if you will just see, just read this for our information, that December 16 Bijoy Divas is celebrated in Bangladesh as the day marking the country's formal victory over Pakistan after the then Chief of Armed Forces of Pakistan General Niazi surrendered with 93,000 forces to joint forces led by Bangladesh freedom fighters known as Mukti Bahini and Indian Armed Forces. Okay, now the article is talking about apology by the Pakistan to Bangladesh because of the atrocities done by the Pakistan army during the Operation Searchlight. So if you will just see that various dignitaries have visited from Pakistan to Bangladesh, including former Pakistan President Pervez Musharraf in 2020, where he expressed regret for the death in 1971, okay, but he did not offer a formal apology that Bangladesh has been seeking. Okay, now the next is that कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो बांग्लादेश का अगर हम प्रोग्रेस देखेंगे लास्ट 50 ईयर्स में, अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ले लाइक एक्सपोर्ट, सोशल प्रोग्रेस एंड फिस्कल प्रूडेंस, ये सब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है. तो अगर हम बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ देखें तो इस वक्त 7.9% चल रहा है और पाकिस्तान का महज 1.5%. ओके, द नेक्स्ट इज दैट इन लिटरेसी पाकिस्तान इज़ 58%, बांग्लादेश 75%. उसके बाद अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऑलमोस्ट सेम था और आज बांग्लादेश का फर्टिलिटी रेट है 2.01 वाइल पाकिस्तान इज एट 3.45. फाइन. उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिमेन प्रेसिंग कंसर्न्स एज वेल. सो अगर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में टू मैनी सिविलियंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ टू टेररिस्ट अटैक्स रेंजिंग बिटवीन 2000 एंड 2019. उसके बाद टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म ये बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में. नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर? सो ओवर हियर द ऑथर इज सजेस्टिंग दैट पाकिस्तान मस्ट बरी इट्स पास्ट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन इट्स रिलेशन विद बांग्लादेश एंड शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द इवेंट्स ऑफ द पीरियड ऑफ 1971. नाउ ओवर हियर इफ वी विल जस्ट सी, तो देखिए ये 50 ईयर्स एगो December 16, 1971 में क्या हुआ था उसके बारे में बता रहा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. स्टैटिक जीके हो गया या नॉर्मल जो ओलेट एग्जाम्स होते हैं या एलेट में कभी कभी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं. नाउ सी, द कमांडर ऑफ द डूम्ड पाकिस्तान आर्मी इन बांग्लादेश लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी हैज सेंट अ मैसेज टू द इंडियन आर्मी चीफ. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ कौन था. एंड ही वॉज जनरल मैनेकशॉ थ्रू द अमेरिकन एम्बेसी इन दिल्ली सीकिंग अ सीज फायर. ओके, फाइन. The next is World Inequality Report. So World Inequality Report जो होता है it is different from Inequality Index. So World Inequality Report it is prepared by the World Inequality Lab at the Paris School of Economics. ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर होता है it gives the estimates of global income and wealth inequality based on the data compiled by वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस. इस इन्फोग्राफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे वर्ल्ड और इंडिया दोनों डिस्कस हुए हैं और हम दोनों डिस्कस करेंगे. तो अगर हम वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में जो टॉप रिचेस्ट 10% हैं, ठीक है, वो 52% ऑफ द ग्लोबल इनकम अर्न करते हैं. जो बॉटम 50 है, पुअरेस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर अर्निंग ओनली 8.5%. ओके, उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल फ्रॉम टॉप 10% ले, इंडिविजुअल फ्रॉम टॉप 10% उनका जो इनकम है दैट इज $122 मीन्स $1,22,100 पर ईयर. उसके बाद अगर हम बॉटम 50% पुअरेस्ट हाफ का लें ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उनका जो इनकम है दैट इज $3,920 पर ईयर. उसके बाद जो पुअरेस्ट हाफ हैं ग्लोबल पॉपुलेशन के, उनके पास जो वेल्थ है इट इज़ जस्ट 2% ऑफ द टोटल वेल्थ. और जो वेल्थिएस्ट 10% है उनके पास 76% ऑफ टोटल वेल्थ है. ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ की हम बात करें तो अगर एवरेज एनुअल इनकम देखें इंडिया का दैट इज़ 2,04,200 रुपीज़. बट
इसमें से अगर हम बॉटम 50% की बात करें तो दे अर्न ₹53,610 रुपीज़, और जो टॉप 10% है गाइस दे अर्न 20 टाइम्स मोर देन व्हाट बॉटम 50% आर अर्निंग। ठीक, उसके बाद अगर हम होल्डिंग्स की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो टॉप 10% एंड टॉप 1% के पास, तो टॉप 10% के पास 57% ऑफ नेशनल इनकम है, और टॉप 1% के पास तो 22% ऑफ द नेशनल इनकम है। अगर 50% की बात करें बॉटम 50 का, तो दैट हैज़ गॉन डाउन टू 13%। नाउ अगर हमें हिस्ट्री लें तो इंडिया का जो इनकम इनक्वालिटी है इट वाज हाईएस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नाउ यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो शेयर ऑफ द टॉप 10% इन इनकम वाज अराउंड 50%। अभी तो कितना है, अभी भी बहुत ज़्यादा है, 57%। एट दैट टाइम इट वाज 50%। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने जो सोशलिस्टिक मेजर्स लिए थे, तो जो टॉप 10% थे उनका जो इनकम शेयर था इट केम डाउन टू 35 to 50%। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने थोड़ा सा इनइक्वालिटी को बढ़ा दिया है। तो अगर अब हम देखेंगे तो टॉप 1% दे हैव लार्जली बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर हम पुअर्स की बात करें, लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप, उनका जो प्रोग्रेस है इट इज़ वेरी स्लो। So that's all for today. We will meet tomorrow again with the Daily Hindu analysis. Please write to us in the comment box and please answer the questions which I have asked. So see you again tomorrow. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.